तो कैसे दोस्तों, आज हम अभी पढ़ रहे हैं 1919 से 1945 के मध्य का विश्व। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व शांति के उद्देश्य से की गई थी। तो इसके बारे में हम कारण क्या थे इसकी स्थापना के, कितना ये सफल रहा, कितना असफल रहा, असफलता के कारण आदि हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। राष्ट्र संघ मनुष्य के विनाश को रोकने। राष्ट्र संघ युद्ध मानव जाति के लिए सदैव से ही हानिकारक सिद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होते ही दुनिया में एक ऐसे संगठन की अत्यधिक आवश्यकता अनुभव की जाने लगी जो युद्धों को रोकने में समर्थ हो। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्र संघ की स्थापना के विषय में जगह जगह चर्चाएं होने लगी। पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के अत्यधिक प्रयासों से राष्ट्र संघ की स्थापना हो सकी। पेरिस शांति सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के अत्यधिक प्रयासों से राष्ट्र संघ की स्थापना हो सकी। इसकी स्थापना विश्व शांति की दृष्टि से मानव का एक बड़ा कदम था। राष्ट्र संघ की स्थापना। राष्ट्र संघ की स्थापना में अमेरिका के तत्काल राष्ट्रपति विल्सन का सर्वाधिक योगदान रहा। 8 जनवरी 1918 को विल्सन ने अपना 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रकाशित किया। इसके अंतिम सूत्र में राष्ट्र संघ की स्थापना के विषय पर बल दिया गया। 28 अप्रैल 1919 को शांति सम्मेलन में पूर्ण अधिवेशन में राष्ट्र संघ के प्रारूप को स्वीकार कर लिया गया। 14 फरवरी 1919 को राष्ट्र संघ आयोग ने राष्ट्र संघ का अंतिम प्रारूप तैयार किया। 10 जनवरी 1920 को राष्ट्र संघ के वैधानिक रूप से स्थापित हुआ। इस संघ का मुख्य कार्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में था। उद्देश्य। राष्ट्र संघ के उद्देश्य। राष्ट्र संघ की प्रस्तावना में संघ के उद्देश्यों सदस्यता की अवस्थाओं, उनकी रचना के सामान्य ढांचे और दायित्व आदि का समावेश किया गया। राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित थे। पहला, विश्व में सुरक्षा और शांति की स्थापना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के द्वारा दुनिया में होने वाली भावी युद्धों को रोकना। दूसरा कारण, निशस्त्रीकरण। तीसरा, पेरिस शांति सम्मेलन की संधियों का पालन हो, ये सुनिश्चित करना। चौथा, राष्ट्रों के बीच होने वाले विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। पांचवा, मानव मात्र के कल्याण के लिए विविध उपाय करना। छठा, प्रत्येक कार्य में सभी राष्ट्रों के समान हित का ध्यान रखना। राष्ट्र संघ की सदस्यता। राष्ट्र संघ के प्रारंभिक सदस्य 43 थे। इनमें से 30 प्रारंभ में हस्ताक्षर और 13 राज्यों को, जो कि तटस्थ थे, राष्ट्र संघ की सदस्यता के लिए आमंत्रित किया गया। भारत भी प्रारंभ से ही राष्ट्र संघ का सदस्य था। राष्ट्र संघ का दुर्भाग्य था, इसमें सब महाशक्तियां कभी भी शामिल नहीं हुई। राष्ट्र संघ के निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले विल्सन भी अमेरिका के सीनेट, अमेरिकी संसद या उच्च सदन विरोध के कारण राष्ट्र संघ में शामिल नहीं करवा पाए। किसी भी राष्ट्र को सदस्य बनाने के लिए साधारण सभा में 43 सदस्यों की सहमति होना आवश्यक था। कोई भी सदस्य 2 वर्ष का नोटिस देकर इसकी सदस्यता से पृथक हो सकता था अथवा परिषद के सर्वसम्मत मत से निष्कासित किया जा सकता था। राष्ट्र संघ के अंग। अब राष्ट्र संघ के कौन कौन से अंग थे, इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, साधारण सभा, जिसमें कि सभी सदस्य शामिल होते। दूसरा, परिषद। तीसरा, सचिवालय। इसके अतिरिक्त भी 2 स्वशासी अंग थे, एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। इसके अतिरिक्त अन्य संगठन भी थे, जैसे आर्थिक और वित्तीय संगठन, संवाद या यातायात संगठन, अस्थायी शासनादेश या प्रादेश आयोग और बौद्धिक सहयोग का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। पहला, साधारण सभा, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। साधारण सभा राष्ट्र संघ का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग था। इसमें संघ के सभी सदस्यों को शामिल किया
गया था। सभा में कोई भी सदस्य देश अधिकतम 3 प्रतिनिधि भेज सकता था, किंतु इसका मत एक ही गिना जाता था। साधारण सभा के कार्य बहुत व्यापक थे। राष्ट्र संघ का बजट जारी करना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, परिषद में अस्थायी सदस्यों को चुनना, राष्ट्र संघ के नए सदस्य बनाना आदि प्रमुख थे। यह सभा ऐसे प्रत्येक विषय पर विचार करती थी जिससे अंतर्राष्ट्रीय शांति भंग होने की आशंका हो। वास्तव में यह सभा राष्ट्र संघ का एक प्रभावशाली अंग थी। दूसरा अंग, परिषद। परिषद परिषद राष्ट्र संघ का सर्वाधिक शक्ति संपन्न अंग था। साधारण सभा में राष्ट्र संघ के सभी सदस्य, किंतु परिषद में सीमित सदस्य। इनमें दो प्रकार के सदस्य, अस्थायी और अस्थायी। प्रारंभ में परिषद में 5 अस्थायी सदस्य थे, जिनमें ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान और अमेरिका सम्मिलित थे, किंतु अमेरिका राष्ट्र संघ का सदस्य न बनने से इसकी संख्या 4 ही रही। इसी प्रकार 4 अस्थायी सदस्य शामिल थे, जिसमें बेल्जियम, ब्राजील, ग्रीस और स्पेन शामिल किया गया। परिषद के प्रमुख कार्य क्या थे? पहला, बाह्य आक्रमणों से सदस्य राष्ट्रों की अखंडता की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रबंधन करना, सचिवालय को समय समय पर निर्देश देना और निशस्त्रीकरण योजना बनाना इत्यादि। परिषद यह सुनिश्चित करता था कि बाह्य आक्रमण होने पर किसी भी राष्ट्र की अखंडता की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का प्रबंधन करता था और सचिवालय में समय समय पर निर्देश देने का कार्य करता और निशस्त्रीकरण पे भी योजना बनाता था। यह राष्ट्र संघ के कार्य क्षेत्र में सम्मिलित प्रत्येक विषय और विश्व शांति संबंधी मसलों पर विचार कर सकती थी। परिषद वास्तव में राष्ट्र संघ का एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली अंग थी, जिसके पास अनेक अधिकार थे। अगला अंग, सचिवालय। राष्ट्र संघ का तीसरा महत्वपूर्ण अंग सचिवालय था। सचिवालय का प्रधान महासचिव कहलाता था। इसकी नियुक्ति साधारण सभा की अनुमति से परिषद द्वारा की जाती थी। सचिवालय सभा और परिषद के ही की जाती। सचिवालय सभा एवं परिषद के ही प्रशासकीय कार्यों को करता था। सचिवालय सभा तथा परिषद के ही प्रशासकीय कार्य। सचिवालय का कार्य क्या था? सभा एवं परिषद के कार्यों को करना। प्रशासनिक जो भी कार्य थे उसे सभा और परिषद के वो से सचिवालय करता था। ये साधारण सभा और परिषद के लिए चिंतित मुद्दों की सूचना बनाना, बैठकों के अध्यक्ष। ये साधारण सभा और परिषद के लिए चिंतित मुद्दों की सूचना, यह किसी भी चिंतित मुद्दों के बारे में सूचना बनाकर साधारण सभा और परिषद को बताता। बैठकों की व्यवस्था करना, अनेक प्रशासनिक कार्य करना, संधियों का रिकॉर्ड रखना आदि इसके प्रमुख कार्य थे। चौथा अंग, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इस न्यायालय का मुख्यालय हेग में स्थापित हुआ। न्यायालय के सदस्यों की संख्या प्रारंभ में 11 निर्धारित की, किंतु इसकी संख्या बढ़ाकर बाद में 15 कर दी गई। न्यायाधीशों का निर्वाचन परिषद के बहुमत द्वारा होता था और साधारण सभा के बहुमत द्वारा इन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती थी। इसका निर्वाचन 9 वर्ष के लिए होता था। साधारण सभा में पहले 11 जज की संख्या निर्धारित की, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 15 की गई। न्यायाधीशों का निर्वाचन परिषद की बहुमत द्वारा होता और साधारण सभा के बहुमत द्वारा इन्हें स्वीकृति प्रदान की जाती थी। इनका निर्वाचन भी 9 वर्ष के लिए होता था, यानी कि प्रत्येक जज 9 वर्ष तक रहता था कार्यभार उसका। आगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? राष्ट्रों के बीच विवादों को सुलझाना, नियमों का स्पष्टीकरण और कानूनी मामलों में साधारण सभा और परिषद को परामर्श देना इसके प्रमुख कार्य थे। पांचवा अंग, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। श्रमिकों की मांग के फलस्वरूप जन्म लेने वाले इस संगठन का मुख्यालय जेनेवा में रखा गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों द्वारा मजदूरों की दशा और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना इस संगठन का मुख्य उद्देश्य था। इस संघ मजदूरी के हितों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करने हेतु बनाया गया था। मजदूरों की मांग के अनुसार मजदूरों के हित में इस संगठन को बनाया गया था। यह तथ्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि वे देश जो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं थे इस संगठन के सदस्य बन सकते थे। सन 1934 में अमेरिका द्वारा इसकी सदस्यता लेना उदाहरण है। श्रम संघ का निदेशक राष्ट्र संघ के महासचिव के प्रति उत्तरदायी था।
अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में जो देश जो कि राष्ट्र संघ का सदस्य न होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हिस्सा हो सकता था। जैसे कि अमेरिका जो कि राष्ट्र संघ का सदस्य कभी न बन सका, फिर भी उसने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सदस्यता ली। राष्ट्र संघ के क्या, अब पढ़ेंगे हम राष्ट्र संघ के प्रमुख कार्य क्या क्या थे। राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य संसार में अस्थायी रूप से शांति बनाए रखना और विभिन्न राष्ट्रों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा था। अपने इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए राष्ट्र संघ को जो कार्य करने पड़ते थे वे निसंदेह व्यापक थे। राष्ट्र संघ के मुख्य कार्य निम्नलिखित थे। पहला कार्य प्रशासनिक कार्य। वर्साई की शांति संधि में विश्व के अनेक विवादित भूभागों के प्रशासन की व्यवस्था का दायित्व राष्ट्र संघ को दिया था। सार घाटी का प्रशासन और डेंजिंग का प्रशासक अस्थायी रूप से राष्ट्र संघ को सौंपा गया था। ये पहला कार्य था। दूसरा, मैंडेट अथवा संरक्षण व्यवस्था। इसे प्रादेशिक पद्धति भी कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी और टर्की से प्राप्त उपनिवेश प्रशासनिक और उत्तरदायित्व राष्ट्र संघ को मिला। राष्ट्र संघ को यह जिम्मेदारी दी गई कि इन उपनिवेशों के निवासियों को कल्याण और विकास की व्यवस्था करे। ये उपनिवेश राष्ट्र संघ ने मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत जापान, फ्रांस, बेल्जियम और इंग्लैंड आदि देशों के संरक्षण में प्रशासन के लिए दे दिए गए। प्रतिवर्ष इन देशों को इनके शासन की रिपोर्ट राष्ट्र संघ को देनी होती थी। राष्ट्र संघ ने 1920 में एक अस्थायी प्रादेशिक आयोग की स्थापना की। यह आयोग मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत आने वाले भूभागों के प्रशासक की निगरानी करता था। मैंडेट व्यवस्था, जिसके अंतर्गत जो भी जर्मनी के उपनिवेश और टर्की के उपनिवेश बनाए हुए थे, उनके युद्ध में हार होने के बाद उन सभी को राष्ट्र संघ के अंतर्गत ले लिया गया और उन सभी देशों और राष्ट्रों को मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत जापान, फ्रांस और बेल्जियम, इंग्लैंड आदि देशों के संरक्षण में दे दिए गए। और इनमें मैंडेट व्यवस्था थी, जिसके लिए राष्ट्र संघ ने 1920 में एक अस्थायी प्रादेशिक आयोग की स्थापना की, जिसका कार्य मैंडेट व्यवस्था के अंतर्गत भूभागों के प्रशासक की निगरानी, यानी कि ये आयोग जो भी राष्ट्रों को दिए गए राष्ट्र थे, इन देशों को उनकी निगरानी करता रहता था और अल्पसंख्यक निगरानी का कार्य करता था। इसके अतिरिक्त अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा करना विश्व में सामाजिक, आर्थिक और मानवता संबंधी कार्य तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी कार्य प्रमुख थे। अब पढ़ेंगे हम राष्ट्र संघ की असफलताएं। इसकी कौन कौन सी असफलताएं रही। पहली, राजनीतिक क्षेत्र में असफलताएं। राष्ट्र संघ को राजनीतिक क्षेत्र में कौन कौन सी असफलताएं मिली, राष्ट्र संघ की सफलताएं पढ़ेंगे, न कि असफलताएं। असफलता इसके बाद में। पहली, राष्ट्र संघ की राजनीतिक क्षेत्र में सफलता। राष्ट्र संघ के समक्ष संपूर्ण विश्व में अनेक विवादों को लाया। इनमें से कुछ विवादों को सुलझाने में राष्ट्र संघ पूर्ण रूप से सफल रहा। जिन राजनीतिक विवादों को सुलझाने में राष्ट्र संघ को सफलता मिली, उनमें अल्बानिया का सीमा विवाद 1921 से 24 ईस्वी, ओलैंड द्वीप विवाद 1921 में, हंगेरियन विवाद 1923 से 30 तक, यारोर्जनो विवाद 1923 से 29 तक, लोटिशिया विवाद 1932 से 33 ईस्वी और बल्गेरियन तथा यूनान का विवाद 1925 से 26 ईस्वी शामिल थे। इसके अतिरिक्त बंदियों को छुड़ाना और उनके वापस स्वदेश लौटाने की व्यवस्था करना भी राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्र संघ की एक उल्लेखनीय सफलता थी। बंदियों को छुड़ाना और स्वदेश लौटाना। आगे दूसरा, सामाजिक, आर्थिक एवं मानवता के क्षेत्र में सफलताएं। राष्ट्र संघ ने सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निसंदेह अति महत्वपूर्ण कार्य किए। राष्ट्र संघ ने कई आर्थिक और वित्तीय समितियों की स्थापना की, जिनमें संपूर्ण विश्व से आंकड़े और तथ्यों का संकलन किया। इसने सभी देशों को स्वस्थ आर्थिक नीतियां अपनाने को प्रेरित किया। राष्ट्र संघ का बौद्धिक सहयोग भी सराहनीय था।
इसकी परिषद ने बौद्धिक सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना की। इसमें विश्व के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी जैसे प्रोफेसर आइंस्टाइन, मेंडेल, क्यूरी आदि सम्मिलित हैं। इनका उद्देश्य विश्व के राष्ट्रों के आपसी सहयोग द्वारा सभ्यता और संस्कृति की उन्नति करना था। इसके अतिरिक्त राष्ट्रसंघ ने चिकित्सा क्षेत्र में नारी और बाल कल्याण के क्षेत्र में तथा मादक द्रव्यों पर नियंत्रण में जो प्रयास किए प्रशंसनीय थे। राष्ट्रसंघ की असफलताएं। राष्ट्रसंघ की कुछ सफलताएं हैं तो असफलताएं भी हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रसंघ की असफलताएं। यद्यपि राष्ट्रसंघ छोटे देशों से आपसी विवादों को सुलझाने में सफल, किंतु अंतर्राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख विवादों को सुलझाने में राष्ट्रसंघ पूर्णतः असफल रहा। इसका कारण यह था कि बड़े राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों में विश्वास का ढोंग किया और अपनी स्वार्थपूर्ण नीतियों को लगातार जारी रखा। कौन कौन से विवाद थे जिन्हें सुलझाने में राष्ट्रसंघ असफल रहा, इसके बारे में पढ़ते हैं। राष्ट्रसंघ का विल्ना विवाद 1920 से 22 ईस्वी तक। इटली और यूनान के मध्य का कॉर्फू विवाद। ग्रांड चाको विवाद 1928 से 33 ईस्वी। मंचूरिया विवाद 1931। स्पेन का गृह युद्ध। चीन जापान का युद्ध 1937-45। रूसी फिनिश युद्ध 1939 से 40 इत्यादि युद्धों को सुलझाने में असफल रहा। राष्ट्रसंघ की असफलता के क्या कारण थे? अब जो ये असफलता दिखा रहे हैं हम, उसमें असफलता के कारण क्या क्या थे वो पढ़ेंगे। इसमें सबसे प्रमुख कार्य तो पहला ये जो है, राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों में बड़े राष्ट्रों की निष्ठा का अभाव। राष्ट्रसंघ की स्थापना के समय महाशक्तियों ने विश्व शांति और सुरक्षा के लिए अनेक उद्देश्य स्वीकार करने में अपनी सहमति जताई। सदस्य राष्ट्रों ने संघ के सिद्धांतों में प्रति निष्ठा रखने संबंधी संविदा पर हस्ताक्षर किए। ये किंतु अवसर आने पर महाशक्तियों ने संघ के इस नियमों का पालन नहीं किया। यानी कि देशों ने जब स्थापना हुई राष्ट्रसंघ की, तब तो बहुत सारी शर्तें मान ली और हस्ताक्षर कर दिए विश्व शांति के लिए, लेकिन इनके नियम को बिल्कुल पालन करने में महाशक्तियों ने निजी स्वार्थ और साम्राज्यवादी लिप्सा ने राष्ट्रसंघ के सिद्धांतों को महत्वहीन कर दिया। अपने आपसी स्वार्थों के कारण इसे महत्वता नहीं दे पाए, जिससे ये एक प्रमुख कार्य बनता है। दूसरा, उग्र राष्ट्रवाद। राष्ट्रसंघ की सफलता एक प्रमुख कारण उग्र राष्ट्रवाद को भी माना जाता है। प्रत्येक शक्ति संपन्न राष्ट्र स्वयं को अन्य सभी राष्ट्रों से अधिक प्रभुत्व संपन्न समझता था। प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के स्थान पर अपनी संप्रभुता को अत्यधिक महत्व देता था। संघ के समस्त राष्ट्रों की राष्ट्रीयता संबंधी विचारधारा अत्यंत संकीर्ण थी, जिसने अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव नष्ट किया। वैश्विक आर्थिक संकट। तीसरा कारण, 1930 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट ने भी राष्ट्रसंघ को बहुत कमजोर। इसके परिणाम स्वरूप समस्त विश्व में पूंजीवादी शक्तियां प्रबल हो गई उठी। आर्थिक मंदी ने जर्मनी के नाजीवाद, जापान के सैन्यवाद को बल दिया, जिसके फलस्वरूप वैश्विक सामाजिक व्यवस्था बिखरने लगी। साम्यवाद विरोधी विचार बढ़ने लगे और फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिकी जैसे पूंजीवादी महाशक्तियां रूस के हर विरोधी को अपना मित्र समझने लगी। इस तरह तुष्टीकरण की नीति को बल मिला। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति के सिद्धांतों को उपेक्षित किया जाने लगा, जो कि राष्ट्रसंघ के मूल आधार थे। चौथा कारण, वैश्विक सेना का न होना। राष्ट्रसंघ के पास अपनी कोई सेना नहीं थी। इस स्थिति में अपने निर्णयों का पालन करवाने के लिए राष्ट्रसंघ को सदस्य राष्ट्रों की सेना पर निर्भर रहना पड़ता था। सदस्य राष्ट्र संघ की किसी भी प्रकार की सैनिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए बाध्य नहीं थे। इसमें जो भी सम्मिलित राष्ट्र थे वो विश्व राष्ट्र संगठन को कोई सैनिक सहायता देने के लिए बाध्य नहीं थे। इस कारण इसके पास कोई स्थायी सेना नहीं थी, तो ये सेना भी नहीं भेज पा रहा था राष्ट्रसंघ की मसलों को हल कर सके सैनिक बल से। अब पांचवा, निरंकुश शासन का उदय। राष्ट्रसंघ की स्थापना के समय सभी राष्ट्रों ने वैश्विक शांति, सुरक्षा और सद्भाव को अपनी निष्ठा व्यक्त की, लेकिन विश्व के शक्तिशाली राष्ट्रों ने राष्ट्रसंघ के इस सिद्धांतों को धज्जियां उड़ा दी। इटली, जर्मनी, स्पेन, पुर्तगाल और अन्य यूरोपीय देशों ने निरंकुश सरकार की स्थापना की। ऐसी सरकार जिस पे कोई भी अंकुश नहीं लगा, जो कि किसी नियम को बाहरी नियमों को बांधने के लिए बाध्य नहीं थी, वो सिर्फ अपने नियम चलाती थी। छठा कारण, महाशक्तियों का असहयोग। राष्ट्रसंघ की सफलता का एक मुख्य कारण यह भी था, इसे शक्तिशाली राष्ट्रों का पूर्ण सहमत नहीं मिल पाया। राष्ट्रसंघ की स्थापना में सर्वाधिक भूमिका अमेरिका की थी, फिर भी अमेरिका राष्ट्रपति विल्सन ने अदा की, लेकिन दुर्भाग्य से राष्ट्रपति विल्सन अमेरिका को राष्ट्रसंघ का सदस्य नहीं बना पाए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अमेरिका ने राष्ट्रसंघ को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका, लेकिन इसे सदस्यता नहीं दिलाई गई। जैसे कि विश्व में बड़ी शक्तियाँ जो भी थी वही इसमें सम्मिलित नहीं, और वही
कठोर नियम अपनाने के कारण इसकी एक असफलता का कारण प्रमुख माना जा सकता है। आगे इससे राष्ट्रसंघ की नींव प्रारंभ से ही कमजोर पड़ गई। ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी जैसी महाशक्तियों ने भी अपने संकीर्ण राष्ट्रीय हितों के नाम पर विश्व शांति सुरक्षा उद्भाव को उपेक्षित कर दिया। निष्कर्ष, सदस्य राष्ट्रों के सहयोग के कारण राष्ट्रसंघ विश्व शांति सुरक्षा और न्याय के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में पूर्णतः सफल नहीं हो सका। तथापि संघ ऐतिहासिक महत्व की एक महान संस्था के रूप में उभर कर सामने आया। अपने वैश्विक शांति, सुरक्षा और न्याय की दिशा संपूर्ण संसार को सोचने के लिए बाध्य किया। वाल्टर के शब्दों में हम कह सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों और संस्थाओं और पद्धति पर इतनी तथा इसकी प्रत्येक बात पर राष्ट्रसंघ की छाप है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के निर्माण में राष्ट्रसंघ ने बुनियादी भूमिका निभाई है।